तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था वेव के बारे में। ठीक है, आज हम थोड़ा सा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लेकिन इसी में हम साउंड यानी कि ध्वनि को भी कंप्लीट कर लेते हैं। कल हमारा वेव का टॉपिक हो गया था लगभग लगभग थ्योरेटिकली पार्ट का। थोड़ा हम चाह रहे हैं कि जो थ्योरी वाला पोर्शन है थोड़ा फास्ट हो जाए, चीज़ें कवर हो जाएं। तो कल हमने देखा था, इसमें दो तरीके से हमने किया था। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात की थी हमने, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था। और इसी के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक थी हमारी यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगों के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, यांत्रिक तरंगों के बारे में। और जो भी प्रश्न बन सकते हैं ध्वनि से संबंधित उनको भी, तो ध्वनि वाला टॉपिक भी, साउंड का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो डाल लेते हैं हेडिंग हम अपना, यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल यानी कि इसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। अब यांत्रिक तरंग के बारे में जब बात ही कर रहे हैं, तो अगर हम इसको देखें सीधी भाषा में, तो यांत्रिक तरंग वो तरंग होती है जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ माध्यम। इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है चलने के लिए, मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो तरंगे यांत्रिक तरंग, सॉरी आवश्यकता पड़ती है, माफ कीजिएगा, आवश्यकता पड़ती है, वो यांत्रिक तरंग के मायने में पड़ा हुआ। तो वो तरंग जिनके हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन आते हैं इसका, जो हम कर रहे हैं अध्ययन, तो दो प्रकार की तरंगे हैं जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एवं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अगर हम देखें तो इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग, इन दोनों के बारे में हम एक बार समझ लेते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, वन बाय वन। सबसे पहली चीज छोटा सा देखते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, और इन्हीं को करते हुए हम कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं कुछ ऐसी, आपने देखा होगा वेव ऐसे चलती हैं। ये जो वेव हैं ये ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण मानी जाती हैं, यानी ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल जो है ना अप एंड डाउन मूव करता है। पानी में जब पत्थर मारते हैं तो कुछ ऐसे वेव आपकी चलती हुई जाती हैं। ये क्या है, आपका अनुप्रस्थ तरंग की तरह कार्य कर रही हैं। अनुप्रस्थ तरंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जल एवं ठोस के सतह में चल सकती हैं। ये फैक्ट है लिखने वाले समझने वाले, लेकिन आपका हवा में नहीं चल सकते, माध्यम के हवा की सतह पर नहीं चल सकते। अब आपको मूव करना है, हवा की सतह में कैसे चलेंगे आप, पार्टिकल मूव। वेव लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं वो हवा हो, आपका जो आपका सिंपल भाषा में बोल रहे हैं एयर, लिक्विड एवं सॉलिड, इन तीनों की सतह पर चल सकते हैं। जी कुछ कह रहे थे, ट्रांसफर जो ठोस पे मूव करती है, सतह पे बात कर रहे हैं ना हम, सतह की, हम इनसाइड की बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस पे चलने की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल मूव करते हैं सरफेस पे। लॉन्गिट्यूडनल के बारे में तीनों में मूव करती हैं आपकी। इसी के साथ साथ में आप लिख लीजिएगा एक और फैक्ट यहीं पर, ध्वनि जो होता है, ध्वनि के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। पानी के अंदर आप बोलोगे तो भी आवाज सुनाई पड़ती है, इसका मतलब अनुप्रस्थ तरंग की तरह तो चली रही है वो।
और हवा में भी आपको सुनाई पड़ता है, हम आपको बोल रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है, इसका मतलब ये कि आपका हवा में भी चल रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल की तरह भी मूव कर रही है। तो ये जो ध्वनि होती है ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं एवं आपका लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। ये दोनों होती हैं, ये दोनों की तरह आपकी चलती हैं। ये समझने वाली बात है हमको थोड़ा सा। अब इसी में से जो वेव से रिलेटेड है, हमने एक तरफ आपकी बात की है ट्रांसफर से, एक तरफ बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। ट्रांसफर्स जो वेव होती हैं और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल जो होती हैं वो कुछ ऐसे वेव चलती हैं। ये जो आपकी वेव है, आसान है, इसमें जो एक प्रश्न बनने वाला, हम उस प्रश्न की वजह से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज छोड़ देते। और अगर वो प्रश्न आ गया तो मुझे लगता है आप गलत कर सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा जानकारी लेना हमें जरूरत है इस चीज की। क्या बात करने जा रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स के बारे में। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में डायग्राम बना देता हूं मैं। देखिए अब कंडीशन क्या है कि ये जो तरंग है आपकी, इसमें क्या है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये पार्टिकल पास पास दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब तरंग पास पास कंडीशन में दिख रही है आपको। ये जो सिचुएशन कहलाती है, ये सिचुएशन कहलाती है आपकी कंप्रेशन की। कंप्रेशन इसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं संपीड़न। संपीड़न। और ये सिचुएशन दिख रही है आपको रेयरफेक्शन की। इसे आप कहते हैं विरलन हिंदी में। तो लॉन्गिट्यूड जो वेव होती हैं उनमें दो चीजें बनती हैं, एक तो संपीड़न बनता है और एक तो आपका बनता है विरलन। ये ध्यान रखना हमें किस प्रकार की वेव से क्रिएशन होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी जब पार्टिकल होता है सबसे ऊंचाई, यानी कि जब पार्टिकल ऐसे मूव किया ऐसे चलते हुए तो एक सबसे ऊंचाई पर पोजीशन में पहुंचेगा, तो सबसे ऊंचाई वाली जो पोजीशन होती है कहते हैं इसे क्रेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंग। और एक सबसे निचले स्तर पर पहुंचेगा जाकर के, इसे कहेंगे थ्रो, तो हिंदी में कहते हैं गर्त। यानी कि गर्त और श्रृंग का फॉर्मेशन होता है ट्रांसवर्स वेव में। ये चीज ध्यान रखना है। अब मुद्दे की क्या बात है, ये तो क्लियर हो चुका है। जब कोई माध्यम से, ये क्या दिखा रहा है कि पार्टिकल कैसे गति कर रहा है। पार्टिकल अपनी इस मीन पोजीशन पर था, किसी तरंग की वजह से पार्टिकल सबसे ऊंचाई पर पहुंचा। जब पार्टिकल सबसे ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अधिकतम जो विस्थापन होता है। लिख लीजिएगा, एम्पलीट्यूड लिख लीजिएगा, अधिकतम विस्थापन जो होता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न जो हम यहां से समझना चाह रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर, ये बताएं इस वाली कंडीशन पर जो कि यहां पर दिख रहा है लॉन्गिट्यूड वाले मामले में, इस मामले में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताइए जो कंप्रेशन है और विरलन, दो आपकी कंडीशन बन रही है, यानी संपीड़न और विरलन बन रही है, अगर मैं ले लूं इस विरलन की कंडीशन को, यानी विरलन वाला केस, अब यही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। विरलन का केस ले लेते हैं, यानी कि रेयरफेक्शन का। इस अवस्था में क्या आपको दिख रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पार्टिकल पास पास है कि दूर दूर है? जो विरलन की अवस्था होती है, इस अवस्था में पार्टिकल पास पास होते हैं कि दूर दूर होते हैं? दूर दूर है। अगर मैं बोलूं कंप्रेशन में इस अवस्था में पार्टिकल पास पास है कि दूर दूर है? पास पास। सोच लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको फंस सकते हैं इस वाले का मामले में, पिक्चर को देख के जिस प्रकार हमारी इमेज बनी हमारे माइंड में। अब आते हैं जरा समझते हैं बात को, क्योंकि प्रश्न आया था एक बार और संभावना गलती की हो सकती है। दो तरीके से प्रश्न बनेंगे। विरलन का केस देख रहा हूं मैं, विरलन का केस का मतलब रेयरफेक्शन, समझ लेंगे दिमाग बैठ जाएगा, और क्यों होता है वो आप भी समझेंगे थोड़ा सा।
दो चीजों से। मैं अगर बोलूं कण के बारे में, किसी पार्टिकल के, इस माध्यम का जो पार्टिकल होगा वही मूव कर रहा होगा, स्प्रिंग जैसे मूव करती है इधर, टू एंड फ्रो मोशन। और एक दूसरी क्या है, तरंग है। इस विरलन की कंडीशन में क्या हो रहा है, तरंग क्या है, काफी दूर है, जो वेव है क्या है, काफी दूर है, ये कंफर्म है। यानी कि विरलन अवस्था में तरंग जो होती है वो क्या होती है, दूर दूर होती है। फैली हुई है। अच्छा ये बताइए कि कोई पार्टिकल, ऐसे दो लगे हुए हैं पार्टिकल, और वो पार्टिकल आपके विरल अवस्था में आना चाहते हैं। जैसे हमने कहा क्या क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से कोई ऊर्जा आपने ट्रांसफर की, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको भी, एक पार्टिकल के माध्यम का, एक पार्टिकल के माध्यम से, यहाँ से ऊर्जा इसको मिली, ये क्या करता है, अगले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर करता है अपने माध्यम, फिर वापस आ जाता है, फिर इधर से लेता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर दे देगा, यही चलता रहता है, बार बार करते रहते हैं। इधर का जो पार्टिकल हो इससे ऊर्जा लेगा, आगे वाले को ट्रांसफर करके फिर अपनी पोजीशन में फिर यही करेगा। ये तरीका होता है करने का। इस अवस्था में विरलन का मतलब क्या है, इस अवस्था में ये है कि दो पार्टिकल दूर दूर आपके जा रहे हैं, कह रहे हैं आपने बोला कि दूर दूर पार्टिकल है, मतलब ये पार्टिकल दूर दूर नहीं है, तरंग दूर है। ये दिखाया जाता है विरलन अवस्था में क्या है, वेव दूर है। और जब वेव दूर होगी, इधर वाला जो पार्टिकल है वो दूर इधर जा रहा है, सबसे अधिकतम दूरी तय कर रहा है, इधर वाला सबसे अधिकतम दूरी तय कर रहा है। इस अवस्था में दोनों पार्टिकल पास पास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो वेव तो देख रहे हैं, वेव देख रहे हैं कि सबसे दूरी में है, लेकिन इधर वाला पार्टिकल उतने ही करीब आ चुका है जितना इधर वाला पार्टिकल इससे दूर जा चुका है मिरन। तो ये जो अवस्था दिखाई देती है, इस अवस्था में वेव तरंग जो होती है वो तो दूर दूर होती है, लेकिन जो माध्यम के पार्टिकल कण होते हैं ये पास पास हो जाते हैं। ये है मतलब इसका। यहाँ लिख लीजिएगा, कण जो होंगे माध्यम के पास पास होते हैं, नजदीक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी का जस्ट उल्टा आ जाएगा इस वाले मामले में। अगर हम इसका उल्टा देखेंगे यहां पर जाकर के संपीड़न वाले मामले में, तो संपीड़न वाले मामले में क्या हो रहा है कि यहां पर तरंग क्या है, पास है, नजदीक है, तरंग नजदीक है। देखने में तो लग रहा है हमको कि यहाँ पार्टिकल क्या है, नजदीक, पार्टिकल नहीं, तरंग है जो वेव क्रिएट हो रही है। और जब तरंग नजदीक है, इसका मतलब जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल इस सबसे अधिकतम दूरी पर होगा। यानी कि जो एक्सपेंशन, मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, ये अधिकतम यहाँ जा सकता है, और ये वाला पार्टिकल इधर वाला इधर जा सकता है। जब इधर जा सकता होगा तो वो इसके तरंग, यानी कि तरंग क्या है, इसकी वाली तरंग क्रिएट कर रही जाकर के। लेकिन इस अवस्था में जो है आपका पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, माध्यम के सबसे दूरी अवस्था में बैठे हैं। प्रश्न यही देखेगा और हमें लगेगा संपीड़न में तो क्या पार्टिकल पास पास है। तरंग जब पास होती है इस अवस्था में, पार्टिकल जो है, कण जो है वो दूर दूर होते हैं। ये प्रश्न आपका आया हुआ है रेलवे वाले में, अच्छा प्रश्न है। और संभावना है कि अगर आपने इसे बारीक से नहीं पढ़ा है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां गलत ही होगा अगर आपने इसको समझा नहीं है। मामला यही है, विरलन की अवस्था में जो आपके तरंग होते हैं वो आपकी होती है दूर दूर। इस अवस्था में जो पार्टिकल होते हैं आपके माध्यम के पास पास होते हैं। देखने में लग रहा है दूर दूर है, लेकिन कंडीशन वही है आपकी। हमें समझना पड़ेगा ये रिप्रेजेंट क्या करता है जब हम लिखते उसको बनाते हैं। ठीक है, संपीड़न और विरलन आपका बनता है लॉन्गिट्यूड में, और आपका स्ट्रंग और आपका गर्त बनता है जाकर ट्रांसवर्स में। ये किस तरीके से अप एंड डाउन वाला मोशन करते हैं, और ये आगे पीछे की तरह मोशन करते हैं, यानी इसे कहते हैं आपका टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे से पार्टिकल मूव करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं स्प्रिंग की तरह। ठीक, अब ये तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा याद नहीं है, ये मैंने देखा नहीं है। हाँ हो सकता है मैंने ये नहीं देखा है, बट किसी स्टूडेंट ने ही मुझे दिखाया था क्वेश्चन, उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है, तो मैंने उस कंडीशन में इसको बताया था कि ये इसलिए कंडीशन हो रहा है। पूछा था किसी ने कि ये इसका आंसर ये हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग देखने के बाद तो ये कहेंगे ना क्वेश्चन का आंसर गलत है अगर आपने समझा नहीं है, बट क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं, क्वेश्चन का आंसर सही था, उसका रीजन ये है। तो ये हमारा पोर्शन हो गया, इसका हम बात कर रहे हैं बेसिकली ट्रांसवर्स वेव के बारे में। ये कंडीशन हो गई। अब जरा थोड़ा सा और समझते हैं अंदर जाकर के, क्योंकि हम बात कर रहे थे साउंड के बारे में, थोड़ा समझना था। वेव, मैकेनिकल वेव हमारा इतना हो गया पर्याप्त मैकेनिकल वेव के बारे में। इसी में जो हमारा ध्वनि जो छोटा सा टॉपिक है, ध्वनि को भी समझ लेते हैं। साउंड, साउंड के बारे में अगर आप बात करते हैं तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल क्लियर है, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। साउंड जो है वो किस प्रकार की आपकी जाती है, ये ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में काउंट किया जाता है इसको।
क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके ध्वनि। देखिए अब क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो थी वो खुद ऑलरेडी ट्रांसवर्स वेव है। हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वेव में दो प्रकार से हैं, जो ट्रांसवर्स और, शायद हमको लग रहा है आप स्टार्टिंग में पूछना चाह रहे थे ये प्रश्न। मैकेनिकल वेव जो है ना दो तरीके से चलती है, इसकी बात कर रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय तो है ही ऑलरेडी ट्रांसफर, उसके लिए तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, लेकिन जो तरंगे माध्यम में चलती हैं वो दो तरीके से चलती हैं। तो जब हवा में चलेगी तो वहां ट्रांसवर्स काम नहीं करती, वहां लॉन्गिट्यूडनल वे में हमारी साउंड जो बोलेंगे तो साउंड ऐसे से मूव करते हुए आपके पास आ रही है, ऐसे साउंड मूव करते हुए नहीं आ रही, ये है मतलब इसका। इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था ऑप्शन कंडीशन में कि सतह पर चलेगी, तो ये एयर के सतह पर नहीं चल सकती है ट्रांसफर से, वो बात ये समझ आई, ये कंडीशन था। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी कंडीशन ये हमारा हो गया। तीसरी कंडीशन में अगर आते हैं हम इसके बारे में बात करने के लिए, तो साउंड को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आवृत्ति के आधार पर इसको बांट सकते हैं, आवृत्ति, और एक इसको बांटा जा सकता है चाल के आधार पर। चाल के आधार पर बांट सकते हो समझने के लिए। चाल के आधार पर बांटेंगे ये आवृत्ति, तो पहले हम आवृत्ति के आधार पर समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है और सबको लगभग पता ही रहता है ध्वनि के बारे में। अगर हम इसे आवृत्ति के आधार पर बांटेंगे जाकर के, तो आवृत्ति के आधार पर इसे तीन तरीके से ध्वनि को बांटा जाता है। आवृत्ति के आधार पर तीन तरीके से इसे बांट सकते हो। आवृत्ति के आधार पर तीन तरीके से कैसे बांट सकते हैं, एक आपकी होती है इंफ्रासोनिक, साउंड, इसे हिंदी में कहते हैं अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य ध्वनि, सॉरी तरंग की बात नहीं करेंगे, ध्वनि। और दूसरी थी हमारी अल्ट्रासोनिक, या उसके पहले हम ऑडिबल कर लेते हैं, ऑडिबल, जिसे हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि। तीसरी जो हमारी है क्लासिफिकेशन वो अल्ट्रासोनिक है। और ये हो जाएगी हमारी पराश्रव्य। अच्छा, इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर रखी है पहले, लेकिन क्योंकि अब रिकॉर्डिंग में जा रहा है तो उनके लिए भी थोड़ा सा सुविधा होना चाहिए, तो सारी चीजों को पता चल जाना चाहिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखना अवश्य। अब बात क्या है, आवृत्ति के आधार पर बात कर रहे हैं, तो वह ध्वनि जिसकी जो हमारी आवृत्ति है वो अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से क्या है, नीचे है, 20 हर्ट्ज से कम है, तो उस ध्वनि को कहा जाता है आपका, ठीक है ये क्लियर है। अक्सर हम कहते हैं ना कि इतने रिएक्टर स्केल में नापा गया, इतना जो अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक जो होता है, जो उसकी महसूस की जाती है साउंड को, वो इंफ्रा में आता है। तो अगर हम बात करें अर्थक्वेक जो है उसका एहसास किस प्रकार की साउंड से होता है, जो हमें तो महसूस नहीं होता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से इंस्ट्रूमेंट से हम उसकी आवाज को पहचान लेते हैं, और इसलिए घोषणा कर दी जाती है कि भूकंप आ सकता है, आने की संभावना है, ये पहले से डिक्लेरेशन हो जाता है थोड़ा थोड़ा। भूकंप पे उतना हमारा काबू तो नहीं है, लेकिन सुनामी में काबू हमारा बहुत हो गया है। साइंस जब से डेवलप हुआ सुनामी में हम काबू कर चुके हैं इंस्ट्रूमेंट के तरीके। भूकंप थोड़ा सा अभी भी रिस्की आइटम है हमारे लिए, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जो भूकंप होता है वहां पर इंफ्रासोनिक जो हमारी साउंड होती है उनका प्रयोग किया जाता है। दूसरी, बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड का ही प्रयोग करते हैं। आप ये थोड़ा सा अवश्रव्य तरंग के बाद हमारा जो है वो आता है श्रव्य यानी कि ऑडिबल होता है, और जो हमारी कंडीशन है 20 हर्ट्ज से लेकर के आपका 20,000 यानी 20 के हर्ट्ज, मैंने के लिख दिया मतलब 20,000, ठीक है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, आजकल के वाला जमाना चल गया ना, सब्सक्राइबर इतने हो गए के में, तो बेटर है के ही समझ लेते हैं। 20 के हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज को भी शामिल करें 20 को, ये जो आवृत्ति वाली ध्वनियां होंगी ये आपकी श्रव्य श्रम आपके आती हैं ध्वनि में। इसमें क्लियर कट है, हम लोग तो सुन ही सकते हैं, यानी ह्यूमन जितना आदमी है, अगर कानों में से दिक्कत नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है सुन सकता है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है किसी प्रकार का, जन्मजात और ऐसे भी नॉर्मल। इसके अलावा जानवर भी इसको सुन सकते हैं सामान्यतः, यानी प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं एक बार लिख देता हूं इसलिए इसका जो नहीं पूछा जाए कुछ भी, प्रकृति की ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसका प्रयोग करती हैं, हर जानवर सुन लेता है आपका। अल्ट्रासोनिक जो है उसकी कंडीशन में अगर हम जाते हैं
तो अल्ट्रासोनिक वो तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज यानी कि 20,000 20K हर्ट्ज के जो ऊपर की तरंगे होती हैं या हमारी ध्वनि होती है। ऊपर की लिमिट कोई है ही नहीं, जितनी क्षमता हो सकती है उतनी कर लीजिए। के ऊपर की ध्वनि, इसका वैसे प्रयोग बहुत तगड़ा किया जाता है, इसका हम आप बताते हैं, इसका डिफेंस में बहुत तगड़ा प्रयोग होता है और भी कई जगहों पर होता है। जैसे इसके बारे में अगर आप देखेंगे, ये जो ध्वनि होती है पराश्रव्य तरंग की ध्वनि होती है, जो इस ध्वनि का प्रयोग कौन कर लेता है? आपने इसके एग्जाम्पल तो याद कर ही रखे होंगे, चमगादड़, इसके बारे में सुना होगा आपने। और कहते हैं चमगादड़ जन्म से अंधा होता है, तो उस देख नहीं सकता है, तो वो ट्रैवल करता है, इसीलिए कहते हैं अक्सर चमगादड़ रात में निकलते हैं। अब रात में क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई तो नहीं देता है, हाँ बस क्या होता है कि अपनी आवाज प्रोड्यूस करते हैं ये, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, तो हम तो सुन नहीं सकते। अब हो सकता है कोई चमगादड़ आसपास बैठा हो बोल रहा हो, लेकिन हमें नहीं सुनाई पड़ रहा हो क्योंकि हम सुनने से लायक ही नहीं है उसके। और वो उस ध्वनि का प्रयोग करता है, जिसका प्रयोग करते हुए क्या होता है, जब टकरा करके वापस आती है, समय और दूरी का अंदाजा लगाते हुए रास्ता देख लेता है। टकरा के वापस आएगी तो इसका मतलब सामने कोई दीवार है, टर्न कर लेगा रास्ता अपना। मतलब सेंस कितना तगड़ा है उसका, टकरा के वापस नहीं आ रही मतलब रास्ता खाली ही निकलना है। इसका मतलब वही चीज अगर आपके मतलब नहीं है, अगर हम लोगों के आंखों की रोशनी चली जाए तो ऊपर वाला हमें कोई दूसरा सेंस देता था महसूस करने के लिए। अभी हमारे अंदर असीमित क्षमताएं वही वाला होता है ना, असीमित क्षमताएं तो हैं, उसे हम प्रयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अभी हमें हमारे सामने फेज आया नहीं है। छोटी सी केवल आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों में पड़ जाए, आपकी अद्भुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी उस कंधों पे आने के बाद आपकी क्षमताओं का निखार आना चालू हो जाता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनके बच्चे किसी गार्जियन के बहुत ज्यादा बिगड़ल बच्चे हैं, मतलब कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घर में हो जाती हैं, पिता की मृत्यु या माँ की मृत्यु, खासकर पिता की मृत्यु में अगर ऐसी घटनाएं हो जाने के बाद वही लड़का जो सबसे उद्दंड था, पूरे शहर में सब तांडव कर रहा था, वो सबसे सेंसिबल लड़का बन जाता है। मामला सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं तो चीजें धीरे धीरे अपने ट्रैक में आने लगती हैं, ये बात है। चमगादड़ के अलावा अगर हम बात करें, कुत्ते भी इसका प्रयोग करते हैं। कुत्तों का तो यूज बहुत किया जाता है। अगर हम बात करें तो आर्मी में इसका बहुत यूज करते हैं। आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी एक आपको, कमांडो मूवी, उस कमांडो मूवी में इसका दिखाया गया है। अक्सर क्या होता है, पुलिस वाले भी, मतलब आर्मी पुलिस वाले, वो जहां पर डॉग्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग दी जाती है कुत्तों की, वो स्पेशल कुत्ते होते हैं, और करोड़ों रुपए खर्चा किया था उनकी ट्रेनिंग में कुत्तों के। अब आप समझ लीजिए हमारे और उनमें कितना अंतर है। आर्मी कुत्ते, कमांडो जो कुत्ते होते हैं बहुत होते हैं, उनकी सेवा होती है। अभी कौन सा एक घोड़ा खत्म हुआ है, काफी दिन हो गए, घोड़ा खत्म हुआ, राष्ट्रपति महोदय की सेवा में घोड़े लगे रहते हैं फिक्स है, देखा होगा 26 जनवरी घोड़े दिखते हैं आपको, ऐसे हमेशा महल के अंदर रहते हैं। उसमें से कोई एक घोड़ा जो खत्म हुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी उसका, उस घोड़ा खत्म होने के बाद श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो आप समझ लीजिए वैल्यू कितनी है घोड़े की। तो मामला क्या है, आर्मी में क्या होता है, जो कुत्ते होते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और विशल होता है, जो विशल बजाने वाला जो होता है, सीटी जिसे कहते हैं, ये सीटी से जो आवाज निकलेगी, वो सीटी जो होती है वो परश्रव्य ध्वनि निकालती है, वो ऑडिबल साउंड नहीं है, परश्रव्य ध्वनि निकालेगी। अगर बजाई जाएगी, बनी ऐसी होती है। अब क्योंकि परश्रव्य ध्वनि है, तो क्योंकि परश्रव्य ध्वनि है तो हम सुन सकते नहीं है, 20 हर्ट्ज के ऊपर है, कुत्ते सुन सकते हैं। और ऐसा ट्रेंड किया जाता है उनको ध्वनि की कि अगर वो आवाज बनाई जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, इसका मतलब रिस्क है। जंगलों में जैसे मान लेते हैं आर्मी के कमांडर किसी चीज को सर्च अभियान में लगे हुए हैं और टेररिस्ट को पकड़ना, आतंकवादियों को पकड़ना है, ऐसी कंडीशन में करते क्या है, पूरे शहर में कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे पूरे जंगल के अंदर। अब एक आदमी आपका आर्मी का ऑफिसर है और उसे दिख गया कि सामने टुकड़ी आतंकवादी खड़ा है, अब वो जा सकता नहीं कहीं, ऐसे कंडीशन में बचाने के लिए किसी दूसरे से मदद ले नहीं सकता सिपाही से, तो उसका प्रयोग करते हैं सीटीओ का। और जैसे सीटी बजाई जाएगी, पूरे जंगल के जितने भी कुत्ते, ट्रेंड कुत्ते हैं, मतलब एक एक कुत्ता 10-10 ऑफिसर के बराबर हो जाता है कई बार, वो इतने खतरनाक ट्रेनिंग होती है, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और उनको पता है कि इस सिटी का मतलब है कि वहां पर तुरंत पहुंचना है, मतलब वहां पर आतंकवादी आपका इंतजार कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में छिपे हुए, क्योंकि आदमी सुन नहीं सकता इस आवाज को, परस्पर का सीटी बनाई इसीलिए जाती है उस आवाज की, तो सीधा सीधा कुत्ते वहां पर गैदर हो जाएंगे, एक साथ कूदेंगे जाकर के। इस तरीके से डिफेंस में इसका बहुत यूज किया जाता है। कुत्तों को ट्रेनिंग देने के बाद सीटीओ का प्रयोग किया जाता है इस तरीके से, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे तुरंत। अब देखो जंगल में फैले रहेंगे, जहां इशारा किया जाएगा तुरंत आते हैं, उसका मामला ये रहता है। डॉल्फिन इसका यूज, इस साउंड का प्रोड्यूस करती हैं। डॉल्फिन भी इसका करते हैं। तो मतलब कई सारी चीजें हैं, तो ये हमें ध्यान रखना बेसिकली। बाकी एग्जांपल्स इसमें जो भी जितने हम पढ़ सकते हैं वो कम है, अधिक से अधिक इसको कवर अप कर सकते हैं, बट ये एक आधार हमारा क्लासिफिकेशन का ये हो गया। दूसरा आधार क्या है, ध्वनि को हम चाल के आधार पर भी बांट सकते हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि यार ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की जो चाल है, इस ध्वनि की चाल को सबसे पहले बताया किसने कि चाल क्या होती है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैपलास। पढ़ा होगा आपने इनका नाम, लैपलास। इन्होंने ध्वनि की चाल में करेक्शन भी किया था, लैपलास करेक्शन के नाम से जाना जाता है। ध्वनि की अलग अलग बहुत सारी चालें हैं, कोई कहता है 320, कोई कहता है 340, कोई कहता है 326, जो भी है लैपलास ने बताया उसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं उस चाल को। और लैपलास ने ध्वनि की चाल को 332 किलोमीटर पर आवर माना है। तो 332 किलोमीटर कह रहा है, 332 मीटर पर सेकेंड, इस चाल से चलता है। अब ध्वनि की जो चाल है, लैपलास भाई साहब ने इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया। अब मजे की बात क्या है, लैपलास भाई ने ध्वनि चाल को तो बता दिया, लेकिन ध्वनि को तीन तरीके से फिर क्लासिफाइड कर दिया गया, तीन आधार पर। तीन आधार पर क्लासिफाई कैसे करा? आपने नाम सुना होगा सुपरसोनिक आवाज, सुपरसोनिक साउंड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तीन चीज हो सकती हैं। या तो किसी वस्तु की जो चाल है, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम हो जाए, ध्वनि की चाल से कम हो जाए, एक क्लासिफिकेशन ये बोला। दूसरा बताया कि जो वस्तु की चाल है वो ध्वनि की चाल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है। और इसके साथ साथ में तीसरा अगर हम बात करते हैं तो किसी वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से 5 गुना हो जाए। 5 गुना हो जाए जो ध्वनि की चाल से, ये तो सामान्य हो गया, वस्तु की चाल जो है वो ध्वनि की चाल से कम है, इंफ्रासोनिक इस नाम से जाना जाता है इसको भी शायद। वस्तु की चाल जो है ध्वनि की चाल से अगर ज्यादा है, इस वाली कंडीशन को कहा जाता है सुपरसोनिक। हम लोग चलते हैं हम इस वाली कंडीशन में, सुपरसोनिक साउंड। और सुपरसोनिक साउंड यानी कि जो जेट प्लेन होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा ना सुपर जेट, तो जो जेट प्लेन है आपके, वो सारे जेट प्लेन आपके सुपरसोनिक साउंड में चलते हैं। यानी क्योंकि उनकी चाल जो होगी कम से कम नहीं तो 500, 600, 700 ऐसे चलते हैं। इस स्पीड से चलेंगे तो मामला यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। सुपरसोनिक जो हमारी साउंड होती है, ये हमारी ध्वनि की चाल से ज्यादा होगी अगर किसी वस्तु की, तो सुपरसोनिक कहा जाएगा। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना हो जाती है तो इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। हाइपरसोनिक सिंपल नाम है, ये सुपरसोनिक आप लिख लीजिएगा। इसी जगह से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, यानी तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक कॉन्सेप्ट ही निकल के आता है कि जब हम चाल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक होता है मैक नंबर। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है, मैक संख्या का संबंध किससे है, ये पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैक संख्या का संबंध होता है ध्वनि से। अगर आप पूछे मैक संख्या क्या है, तो इसका मतलब यह है किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितने गुने हैं। कितना गुना है, यानी कि मैक नंबर जो बराबर होता है, मैक संख्या जो बराबर होती है वो होती है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। मुद्दा सिर्फ इतना है।
नहीं, समान समझिए, ध्वनि बढ़ने की बात नहीं की जा रही, हमें सामान आप समझ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे प्लेन चल रहा है, एक ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब प्लेन की चाल कितनी, 600, 700, 800, ध्वनि कितनी, 332 है। तो इस स्पीड को कहा जाएगा, इस चाल को कहा जाएगा हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, चाल का नाम है वो, हम बढ़ा नहीं रहे, चाल को बोला गया है। उस चाल को क्या बोलेंगे, उसको हम सुपरसोनिक बोलेंगे। यदि ध्वनि की चाल की 5 गुना स्पीड से कोई वस्तु चल रही है, उसकी चाल को कहा जाएगा हाइपरसोनिक, ये है मतलब। तो मैक नंबर अगर लिखा हुआ है, क्योंकि अब हम संख्या नंबर में तो नहीं लिखेंगे ना इतनी बड़ी बड़ी स्पीड कैलकुलेट करके, तो अगर कहीं लिखा मैक नंबर 2 इस वस्तु का, इसका मतलब वो ध्वनि की चाल की 2 गुनी है। 332 है तो वो आ जाएगी आपकी 640, ये मतलब है। तो मैक नंबर 1 इस तरीके से आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, मैक नंबर 1। तो आपका मैक नंबर 1 का मतलब है आपका मैक संख्या अगर 1 है तो वस्तु की चाल के बराबर होगी, ये ध्यान रखिएगा, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इसी में, एक तो ये आ जाता है मैक वाला 3 वाला, मतलब समानता समझ में तो आई गया, मैक संख्या अगर 3 लिखा है, इसका मतलब ध्वनि की चाल, बिल्कुल ध्वनि की चाल से 3 गुना। मजे की बात है, हमारे कॉम्पिटेटिव लेवल में साउंड को भी इतना ही कवर करते हैं, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी और ले लेते हैं साउंड के बारे में तो काम हमारा चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में ही, तो ध्वनि की चाल जो होती है ये बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, यानी कि फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये होता है, या तो आप एफ बना लो कोई इशू नहीं है, एफ इंटू लैम्डा विच इज इक्वल टू स्पीड, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ये फॉर्मूला होता है सामान्य तरीके से। यानी यहां से एक चीज दिख रही है कि आवृत्ति जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, तरंग दैर्घ्य के। एक और कंडीशन हम आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक वर्ड होता है इको। इको होने को तो बहुत कुछ है यार, रेजोनेंस न जाने क्या क्या कंडीशन होती हैं, लेकिन हमें वो सब बिल्कुल भी नहीं समझना है। हमारे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो तो समझना जरूरी है। इको क्या होता है, इको, इको तो आपने सुना हुआ है, साउंड वैसे इको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कम कर दीजिए, सिंगर इंगर बहुत प्रयोग करते हैं इसका, साउंड का। तो एक्चुअली क्या है ना, साउंड को 3, चलो अभी उस पर नहीं बात करते, इको की बात कर लेते हैं। इको क्या होता है, किसी को आइडिया इको क्या है, फ्लक्चुएट करना। अच्छा चलिए, हम अच्छा इस शब्द का ना होता है, तीन तीन शब्द है, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये पहले बता देते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से चीजें बन जाती हैं, फिर इको वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे अगर देखना चाहेंगे तो। जैसे आपके 3 चीजें होती हैं, एक होता है आवृत्ति, आवृत्ति अगर ज्यादा है, आवृत्ति अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि उसमें पिच बहुत ज्यादा होगी, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उसकी पिच ज्यादा होती है। पिच जिसकी ज्यादा होगी उसकी आवाज जो होगी वो तीखी सुनाई पड़ती है, तीखी आवाज, तीखी का मतलब थोड़ा सा सुरीली भी कह सकते हो, लेकिन तीखी, आंखों कानों को चुभने वाली आवाज होती है जी। हाँ मतलब चुभने वाली, कुछ लोगों की सुरीली भी लगती है। और खासकर आवृत्ति के मामले में अगर हम जाते हैं तो लड़कियों की जो आवृत्ति ज्यादा होती है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की क्या होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। और यही कारण है कि लड़कियों की आवाज आपको क्या लगती है, मैंने नहीं बोला तीखी, आप बोल रहे हैं, ये सब ऐसे आरोप लगाइए, मैंने तो केवल ऐसे पूछा है बस। हाँ, सुरीली ये भी तो आप बोल सकते थे, नजरिया आपका था, मैं चेक कर रहा था आप किस नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन बस वही मामला है, मैंने तो यहाँ बस ऐसे गलती से टिक कर दिया था, आप तीखी में पहुंच गए सीधा। लड़कियों की आवाज सुरीली होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, तीखी होती है। पर ये ध्यान रखना कि आवृत्ति जो होती है पिच ज्यादा होती है। इधर ही आ जाते हैं, एक होता है तरंग दैर्घ्य वाला मामला। तरंग दैर्घ्य वाला मामला, तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, वेवलेंथ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप, वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है
उसकी आवाज क्या होती है? भारी होती है, भारी आवाज होती है, मोटी आवाज होती है। और इसके लिए चेक करने का जो तरीका है लाउडनेस है। इसकी आवाज में लाउडनेस ज्यादा होगी, टेक्निकल टर्म होता है। लाउडनेस का सीधा संबंध है तरंग दैर्ध्य से, यानी कि लाउडनेस ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। क्लियर है? यानी कि अगर हम बोले लाउडनेस जो है वो समानुपाती होता है, ये एल है हमारा, लाउडनेस जो है वो समानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के, और तरंग दैर्ध्य का सिंबल होता है लैम्डा। ठीक है, ये बेसिक हमें समझना है। और खासकर अगर हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य का भारीपन, तो जो हमारे राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं सभी लड़के, हाँ, उनकी आवाज होती भारी, वो भारीपन होते राक्षस प्रवृत्ति का है। सुरीले, अगर सुरीले तो फिर इस वाली कैटेगरी में जाएंगे ना। अब अगर आप, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इस पे, होते होंगे कुछ लड़के ऐसे भी, प्रकृति की देन है। वैसे कहा तो जाता है, सच बायोलॉजी तो प्रूफ करती है, लेकिन दर्शन में हमेशा कहा जाता है कि हर लड़की के अंदर लड़के के गुण पाए जाते हैं और हर लड़के के अंदर लड़की गुण पाए जाते हैं। 49 और 51 का गेम होता है केवल, यानी कोई लड़का लड़का नहीं होता, कोई लड़की लड़की नहीं होती, दर्शन कहता है। और 51 और गेम 49 का है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि 22 पेयर जो हैं वो एक्स और वाई दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब लड़का और लड़की एक्स और वाई तो दोनों पाए जा रहे हैं ना, केवल लास्ट कैरेक्टर तय करने वाला है एक्स एक्स होना है कि वाई वाई में जाने वाले हैं आप। अगर एक्स एक्स है तो आप लड़की हैं, और वाई वाई में तो लड़के हैं। बाकी तो मामला है ना, तो हर लड़के के अंदर लड़की गुण पाए जाते हैं। कई बार उसी में मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ऊपर वाले से डिफेक्ट हो जाता है, पीस निकल के, तो होता तो वो लड़का है लेकिन बिहेव थोड़ा कर रहा होता है लड़की तरह। आपके ग्रुप में भी ऐसे कुछ मेंबर होंगे जिनको आप एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, ठीक है, वो नाम नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, बट आप बुलाते होंगे। मुद्दा यही है। और कई ऐसे लड़कियां भी हैं, इसमें बायोलॉजिकल है, जिसमें आप मामला थोड़ा सा क्या है, मामला तो वही है एक्स और वाई का ही, लेकिन उसमें वाई का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए लड़कियों के अंदर नहीं। अभी हम उस पर नहीं, ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ लड़की लड़कियों, आप तो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, आप पहुंच गए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बायोलॉजी का पार्ट है, छोड़ दीजिए इस पे, हम लौट रहे हैं वापस। ठीक है, मैं ये नॉर्मल लड़की की बात कर रहा हूँ। लड़कियों आवाज भारी हो जाती है, जिनकी लड़कियों में भी देखा होगा, वो कैरेक्टर यहाँ से पूरा है, रुला रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान रखना। तो ये बेसिकली पिच क्या होता है, पिच का संबंध सीधा होता है फ्रीक्वेंसी से, और लाउडनेस का संबंध होता है सीधा तरंग दैर्ध्य से। हमें ये समझना है एग्जाम के लिए, पिच का संबंध किससे, आवृत्ति से, जो पिच पूछा जाता है सीधा, और जो हमारा लाउडनेस होता है इसका संबंध होता है सीधा हमारा तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए आई थिंक। और तो हमें लग रहा है इसमें लगभग चीजें खत्म हो गई, क्लियर। चलिए आज के लिए ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ध्वनि वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल शायद लाइट चालू कर देंगे और लाइट को हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।